हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन के कुछ थ्योरी को। लास्ट क्लास में आपने देखा था मोटिवेशन क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति जो है लक्ष्य की ओर या लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करने की ओर निर्देशित हो जाता है। जैसे व्यक्ति को अगर भूख लगती है तो भूख की अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, भोजन को पाने के लिए एक फिक्स डायरेक्शन में, एक निश्चित डायरेक्शन में क्या करता है, एक क्रियाशील होकर के काम करता है, जिससे कि क्या होता है, उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है और इस प्रकार उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसी तरीके से जो है वो साइकिल चलते रहता है ना। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन, है ना, जिसको बोलते हैं आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा, है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक कोलमैन करके मनोवैज्ञानिक हैं, कोलमैन, इन्होंने आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा को, है ना, क्या बोला है, पुश एवं पुल्स एंड पुल फैक्टर के नाम से इन्होंने बताया है। तो पुश फैक्टर आपका कौन होता है, इंटरनल होता है, और पुल फैक्टर कौन होता है आपका, एक्सटर्नल फैक्टर को क्या बोलते हैं, पुल फैक्टर बोलते हैं। पुश एंड पुल फैक्टर, पुश एंड पुल फैक्टर बोलते हैं। तो पुश आपका कौन हो गया, इंटरनल हो गया, और पुल आपका कौन हो गया, एक्सटर्नल हो गया। कैसे, पुश में क्या होता है, आप अंदर से धक्का देते हैं, है ना, तो अंदर से धक्का देना मतलब आंतरिक हो गया, है ना। यहाँ पे व्यक्ति क्या करता है, अंदर से मोटिवेट होता है, और पुल फैक्टर में क्या करते हैं, बाहर से खींचते हैं, है ना, खींचते हैं मतलब बाहर की ओर खींचना, है ना। तो बाहर से जब आप मोटिवेट करते हैं किसी चीज़ को और तब जा करके किसी काम को करता है तो वो क्या कहलाएगा, पुल फैक्टर कहलाएगा। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, जो भी आपका अप्रोच था, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत में मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत या पदानुक्रम सिद्धांत, है ना। इन्होंने एक हायरार्की दिया है नीड का, कि व्यक्ति को सबसे पहले जो है कौन सी नीड ज़रूरत होती है, देन अगर इसकी पूर्ति हो जाए तो फिर व्यक्ति को कौन से नीड चाहिए, है ना। इसी तरीके से आवश्यकता को इन्होंने क्रम में डिवाइड कर दिया, है ना, कि अगर आपको पहली आवश्यकता पूरी हो जाती है तब आपको ये आवश्यकता चाहिए, फिर दूसरी आवश्यकता पूरी होने के बाद आपकी तीसरी आवश्यकता, और इसी तरीके से आवश्यकता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, मतलब कभी खत्म नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला इन्होंने बताया, है ना, ये दिया किसने था, मैस्लो के द्वारा दिया गया था, है ना। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है आपका फिजियोलॉजिकल नीड, जिसको बोलते हैं शारीरिक आवश्यकता, जो कि आपको जीवन जीने के लिए, है ना, ये जीने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, मतलब इसके बिना जीवन संभव नहीं है ना। तो जीवन जीने के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके बिना आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, आप जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपका, भोजन, पानी, वायु, ताप, आराम, काम, कपड़ा और आवास, ठीक है। ये सारी चीज़ के अलावा और भी हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ क्या हुआ, आपको फिजियोलॉजिकल नीड मतलब सबसे पहली आवश्यकता है, ठीक। जब ये आपके पूरा हो गया, अब जैसे कि आपको आज खाना मिल गया तो क्या आप चाहेंगे कि कल भी तो खाना मिले ना, ऐसा थोड़े ना चाहेंगे कि कल आप भूखे रह लेंगे, बिना पानी का रह लेंगे, बिना हवा का रह लेंगे, नहीं। आपको क्या चाहिए, कल के लिए भी भोजन आपको क्या रखना है, सेफ रखना है। तो दूसरा आपका क्या हो गया, सेफ्टी नीड, है ना, मतलब सुरक्षा। तो सेफ्टी नीड कब होगा, जैसे कि आप क्या करते हो, कुछ सेव करते हो पैसे, है ना, ताकि कभी हम बीमार पड़े तो क्या हो, वो पैसे हमें काम आ जाए। तो यहाँ पे वो सभी चीज़, जैसे घर हो गया, धन संपत्ति, रुपया पैसा जो भी आता है, आपका स्वास्थ्य, ये सभी क्या हो गया, आपका सेफ्टी नीड में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आवास कहने का मतलब आप कहीं पे भी रह लेंगे, लेकिन जब पूरी जब हर कोई क्या चाहता है, घर हो, है ना, अपना घर हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेफ्टी नीड में आएगा आपका घर, ठीक। नेक्स्ट, जब आपको जीवित रहने के लिए भोजन मिल गया, रहने के लिए घर मिल गया, है ना, या फिर संपत्ति, रुपया पैसा, स्वास्थ्य आपके पास आ गया, तब तीसरी जो आपकी नीड है वो है आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस, प्यार एवं संबंध, है ना। फिर क्या चाहिए आपको, दोस्त चाहिए, है ना, जिससे कि आप क्या कर सके, घुल मिल सके, बात कर सके, प्यार, है ना, मतलब आपको कोई ऐसी व्यक्ति चाहिए जो आपको क्या करे, प्यार करे। नेक्स्ट, समाज, है ना, परिवार, ये सभी लोग चाहिए। तीसरा जो नीड है आपका वो। चौथी है आपकी क्या, सेल्फ स्टीम, मतलब आत्मसम्मान,
जब आपको प्यार मिल गया ना, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो समाज से कि वो हमें क्या करे, एक रिकॉग्निशन दे, एक पहचान दे, है ना। मेरी समाज में क्या हो, एक पहचान हो, स्टेटस हो, रुतबा हो, इज्जत हो, आपको स्वतंत्रता चाहिए, है ना। तो ये सारे चीज़ किस में आएगा, आपका सेल्फ स्टीम में आएगा। नेक्स्ट जो चौथा आपकी जो आवश्यकता होती है वो लास्ट है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब आत्म अभिव्यक्ति, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी पूरी क्षमता को पाने में सक्षम होना चाहता है, मतलब अपनी पूरी क्षमता जो होता है वो उसको एक्वायर करना होता है। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें जो कि जीने के लिए आपका आवश्यक होता है, ये है आपका शारीरिक आवश्यकता। दूसरा, सेकंड में आपको क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि रोज़ हमें क्या मिले, भोजन मिले, है ना, जब भी बीमार पड़े तो हमें स्वास्थ्य अच्छा मिल सके, है ना। नेक्स्ट क्या चाहिए, प्यार, है ना, सगी संबंधी चाहिए। इसके बाद आपको आत्मसम्मान चाहिए, मतलब सेल्फ स्टीम चाहिए, आपको स्टेटस चाहिए, रुतबा चाहिए समाज में रहने के लिए। और लास्ट में आपको क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब इसमें जो है आप कुछ अपनी जो है ना, सबसे जो अपनी पूरी क्षमता होता है आप उसको एक्वायर करना चाहते हो, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या बनना था, आपको IAS बनना था, है ना। अब भले आप नहीं बन पाए, है ना, भले आप कुछ और बन गए, है ना, लेकिन आपकी चाहत थी कि आप क्या बनो, है ना, ये बनो, है ना। तो मतलब एक पूरी क्षमता जो इंसान का होता है ना, वो यहाँ पे होता है। और बहुत कम लोग जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पूरा कर पाते हैं, मतलब मुश्किल से, है ना, 8 to 10% लोग जो हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पूरा कर पाते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे 1 से लेकर के जो 3 तक आपका है, जो लव और बिलोंगिंगनेस का जो है आपका, कहीं कहीं पे आपको सेल्फ स्टीम तक देगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, वो आपका यही है, सीटेट के मतलब सीटेट में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आधार पे यहाँ पे बताया गया है। इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी नीड, डेफिशिएंसी मतलब कमी, है ना, कमी वाले नीड है ये। और इसको हम लोग किस में रखते हैं, निम्न स्तरीय आवश्यकता में रखते हैं, है ना, निम्न स्तरीय आवश्यकता में इसको रखते हैं, लो लेवल नीड है आपका ये, ठीक। दूसरा, ये दोनों जो को है उसको हम लोग क्या कर रखते हैं, हाई लेवल नीड में रखते हैं, है ना, उच्च स्तरीय आवश्यकता में इसको रखा जाता है, उच्च स्तरीय आवश्यकता, ठीक, उच्च स्तरीय आवश्यकता में उसको रखते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखना है ना। किसके द्वारा दिया गया है, मास्लो के द्वारा दिया गया है ना, ये जो नीड हायरार्की थ्योरी है। और इसमें मुख्य रूप से कितने नीड की बात की गई है, तो 5 नीड की बात की गई है। पहला जो तीसरा है ना, 1 से लेकर के जो 3 तक जो आपका नीड है उसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी नीड, और ये निम्न स्तरीय, है ना, आवश्यकता होता है। चौथा 5वां को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई लेवल नीड इसको बोलते हैं, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे इन्होंने बताया, मास्लो ने, कि आप किसी भी मतलब स्टेज को यहाँ पे आप छोड़ नहीं सकते हैं, किसी भी आप स्टेप को छोड़ नहीं सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी पहली नीड पूरी हो गई तो आपने दूसरा छोड़ करके डायरेक्ट आप तीसरा पे आ गए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे बिना पहुँचे डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुँच जाए, ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा, पहले आप 1 फिर 2 में आएंगे, फिर 3, तब आपको ये, मतलब ऐसा थोड़े ना होगा कि आपके पास जब घर ही नहीं है ना, तो थोड़े ना आप चाहोगे कि मेरा कोई दोस्त बने, है ना। ये आप प्यार का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना, जब तक कि आपके पास रुपया पैसा और ये सब ना हो, ठीक। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप पहला नीड को पूरा करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरीके से सारे नीड जो है क्या होता है, एक सीक्वेंस में आपका है। तो ये आपका हो गया, है ना। इसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स, तो दूसरी जो आपका यहाँ पे थ्योरी है वो है मैकडूगल का, है ना। दूसरा जो आपका थ्योरी है वो क्या है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, है ना, इंस्टिंक्ट थ्योरी इन्होंने दिया था, मैकडूगल के द्वारा जो दिया गया था, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, है ना। दूसरा जो थ्योरी है आपका क्या है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसको किसके द्वारा दिया गया, मैकडूगल, है ना, मैकडूगल। अब यहाँ पे विलियम मैकडूगल ने क्या बात किया है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, है ना, इंस्टिंक्ट, है ना, जो आपका होता है नेचुरल, है ना। तो इन्होंने बताया है कि हमारे पास जो है 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती है। कितनी मूल प्रवृत्तियाँ होती है, 14 मूल प्रवृत्तियों से 14 अलग अलग संवेग की उत्पत्ति होती है ना। 14 मूल प्रवृत्ति से क्या होता है, 14 अलग अलग संवेगों की उत्पत्ति होती है ना। मूल प्रवृत्ति से 14 संवेग, जिसको हम इमोशन बोलते हैं,
है ना। तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती है और 14 संवेग होता है ना। और व्यक्ति में यही मूल प्रवृत्तियाँ जो है व्यक्ति को क्या करता है, कार्य करने के लिए, है ना, व्यक्ति को क्या करता है, अभिप्रेरित करता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि कौन कौन से 14 मूल प्रवृत्ति हैं जिससे कि उत्पन्न होने वाले कौन कौन से संवेग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग को आपको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है आपको, है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ना, जिज्ञासा। तो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है आपका, इससे उत्पन्न संवेग क्या है आपका, आश्चर्य, आश्चर्य, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट जो दूसरा आपका है पलायन, पलायन। तो पलायन से क्या है, डर या भय, ये संवेग की उत्पत्ति होती है ना। तो कुछ कुछ जो है ना आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाएगा, सीटेट में आपको नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा जो भी है ना अदर टेट्स में आपको पूछा जा सकता है। जैसे सामूहिकता, सामूहिकता मूल प्रवृत्ति से आपका उत्पन्न संवेग क्या होता है, अकेलापन, है ना, अकेलापन। तो इस तरीके से चलिए, ये हो गया आपका दूसरा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसको किसने दिया था, मैकडूगल। आपको ये ध्यान में रखना है कि किसने दिया था। ठीक, तीसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो तीसरा जो थ्योरी है आपका उसको कहते हैं हम लोग ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, है ना, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। अब ये किसके द्वारा दिया गया था, क्लार्क हल के द्वारा, क्लार्क हल, क्लार्क हल। इस थ्योरी में कुछ नहीं है, जैसा कि नाम है ड्राइव रिडक्शन, ड्राइव मतलब अंतर्नोद, है ना, चालक, है ना, प्रणोद, और रिडक्शन का मतलब कम होना। तो ड्राइव का क्या होना, कम होना इस थ्योरी में है। तो ये सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि आपको जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है ना, तो क्या होता है, शरीर में एक अनबैलेंस का स्थिति होता है जिसको हम लोग होम्योस्टैसिस बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, होम्योस्टैसिस बोलते हैं। तो होम्योस्टैसिस की स्थिति में क्या होता है, होम्योस्टैसिस, है ना, होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस जैसे ही आपके अंदर उत्पन्न हो गई, जैसे किसी भी आवश्यकता, है ना, होम्योस्टैसिस जैसे उत्पन्न हो गई, आपको क्या हुआ, एक नीड, है ना, किसी भी चीज़ की नीड आपको हो गई, है ना। जैसे ही नीड आपके अंदर आई, है ना, नीड आने से क्या हो गया, ड्राइव, नीड को कौन पूरा करेगा, है ना। तो आवश्यकता जो भी उत्पन्न हुआ उसके प्रति क्या होगा, आप क्रियाशील हो जाएंगे, है ना, उसके अंदर आपको ड्राइव आएगा। और ड्राइव क्या करेगा, जब ड्राइव आया, है ना, आप एक क्रियाशील रह गए, सक्रिय हो गए, अधिक तनावग्रस्त हो गए पहले से ज़्यादा, तब क्या होगा, वो नीड आपका पूरा हो जाएगा। मतलब वो जो गोल है आपका, जो आपका इंसेंटिव था, वो क्या हो गया, पूरा हो गया। और इसी तरीके से जैसे ही आपकी नीड पूरी हो गई, देन फिर से होम्योस्टैसिस उत्पन्न होगा, मतलब एक दूसरा नीड आपके अंदर फिर से शुरू हो गया। और यही जो है साइकिल क्या होता है, चलते रहता है। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में कुछ नहीं है, बस यही है कि व्यक्ति के अंदर जब भी कोई नीड, है ना, शुरू होता है तो क्या होता है, शरीर में एक अनबैलेंस की स्थिति उत्पन्न होती है, शरीर में क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। और इस तरीके से इसी को हम लोग, असंतुलन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, होम्योस्टैसिस बोलते हैं साइकोलॉजिकल टर्म में, है ना, होम्योस्टैसिस बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता है, आपके अंदर ड्राइव चालक उत्पन्न होता है, जो कि और अधिक धक्का देता है आपको उस नीड को पूरा करने के लिए। और जैसे ही आपकी गोल पूरी हो जाती है तो फिर से ड्राइव क्या हो जाता है, मतलब होम्योस्टैसिस फिर से जो असंतुलित था, है ना, फिर से वो क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। मतलब शरीर फिर से क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और फिर से अगेन दूसरी नीड जो है आपको क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लिया आपने, है ना, कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्या होता है। नेक्स्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो तीसरा जो आपका है वो है, फ्राइड ने भी एक जो है, फ्राइड के जो सिद्धांत है, मनोविश्लेषण सिद्धांत, उसको भी जोड़ा गया है अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, है ना। तो फ्राइड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है, मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, तो यहाँ पे मनोविश्लेषण सिद्धांत जो कि सिगमंड फ्राइड इन्होंने बात किया अभिप्रेरणा के। इन्होंने बताया कि दो जो है इंस्टिंक्ट होता है, दो क्या होता है, इंस्टिंक्ट होता है। मतलब हमारे अंदर दो मूल प्रवृत्तियाँ होता है, हमारे अंदर दो मूल प्रवृत्तियाँ होता है। और ये कौन कौन सी होती हैं, तो पहला इन्होंने बताया मूल प्रवृत्तियाँ, जो कि पहला होता है आपका जीवन मूल प्रवृत्ति। क्या होता है, जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति। और दूसरा होता है आपका मृत्यु मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति।
जो जीवन मूल प्रवृत्ति होता है फ्रेंड्स, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इरोस, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इरोस, और इसको बोलते हैं हम लोग थैनेटोस। थैनेटोस, इसको क्या बोलते हैं, थैनेटोस, थैनेटोस, है ना। जीवन मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे है, एनर्जी से है ना, ऊर्जा से है। इसमें आपको क्या होता है, जीवन आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप समझते हैं कि जीवन क्या है, जीने लायक है। लेकिन मृत्यु मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे है, मतलब विनाश से है, मतलब आप इसमें चाहते ही नहीं है कि जीना अच्छा होता है ना, आप इसमें मर जाना उचित समझते हैं, आप जीवन को जीने लायक नहीं समझते हैं। तो दो कंडीशन आपके पास आती है। कभी कभी आपको दिमाग में लगता होगा कि जीवन जीने लायक नहीं है, तो उस समय क्या होता है, जीवन मूल प्रवृत्ति आपके अंदर ज़्यादा हावी हो जाता है ना। और यही दो इंस्टिंक्ट जो है व्यक्ति को, है ना, व्यक्ति से गलत व्यवहार कभी कभी करवा देता है ना। और इसी तरीके से, है ना, व्यक्ति क्या कर लेता है, आप आत्महत्या कर लेता है। क्यों करता है, क्योंकि उसको जीवन जीने लायक नहीं लगता है, हर जगह उसको विनाश ही विनाश दिखता है ना। मतलब इस तरीके का जब ये हावी हो जाता है व्यक्ति पे, तो व्यक्ति बहुत सारे नेगेटिव काम करने लगते हैं। लेकिन जब ये रहता है तो व्यक्ति समझता है कि जीवन क्या है, बहुत अच्छा है, जीवन जीने लायक है, बहुत संतोष उनको मिलता है। ठीक, तो ये था आपका कुछ मोटिवेशनल थ्योरी था, है ना, जिसमें आप लोगों ने देखा पहला मूल प्रवृत्ति जो कि आपका था, है ना, पहला जो था आपका नीड हायरार्की थ्योरी, जिसमें मैस्लो का आपने देखा 5 जो नीड था आपका, जिसमें पहला था क्या, शारीरिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा आपका क्या था, सेफ्टी नीड, तीसरा स्टीम के बाद, है ना, तीसरा जो था आपका क्या था, लव एंड बिलोंगिंगनेस, चौथा था आपका सेल्फ स्टीम, और पांचवा था आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा मैकडुगल का जो इंस्टिंक्ट थ्योरी था, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत था, जिसमें 14 मूल प्रवृत्ति से 14 संवेग की उत्पत्ति हुई, है ना। इसी तरीके से क्लार्क हल का ड्राइव रिडक्शन थ्योरी आपने देखा, है ना, कि आपके अंदर क्या होता है, ड्राइव का रिडक्शन होते जाता है, और इसी तरीके से साइकिल जो है चलते रहता है। और लास्ट में आपने देखा मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा था, और इन्होंने जो है 2 मूल प्रवृत्ति की बात की। पहला था आपका जीवन मूल प्रवृत्ति, और दूसरा आपका क्या था, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, है ना। जीवन मूल प्रवृत्ति मतलब इरोस, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति मतलब थैनेटोस, है ना। और इरोस का मतलब क्या होता है, आपको जीवन जीने जैसा लगेगा, है ना। तो ये था आपका क्या, मोटिवेशन के कुछ सिद्धांत। अब हम लोग ये जो आपका चैप्टर था मोटिवेशन, है ना, इसका कुछ शैक्षिक इम्प्लीकेशन देखते हैं फ्रेंड्स, कि इसका क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसका क्या है ना। तो सबसे पहला यहाँ पे शैक्षिक आशय, है ना, शैक्षिक आशय मतलब अगर एक टीचर को, है ना, अभिप्रेरणा की जानकारी हो कि बच्चों को कैसे अभिप्रेरित किया जाए, तो सबसे बेहतर टीचिंग हो सकता है ना। तो इसके लिए क्या क्या कर सकता है, सबसे पहला चीज़ शैक्षिक उद्देश्य, है ना, शैक्षिक उद्देश्य मतलब आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना, उसका उद्देश्य आप क्लियर करें कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। जैसे अभी हम आपको अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत बताएं, अगर यहाँ पे आपका इस पार्ट से जो है सीटेट एग्जाम पूछता ही नहीं क्वेश्चन, तो हम आपको सीधे बोल देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो आप क्या सीख पाते उस चीज़ को, नहीं सीख पाते। चूंकि आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन जो आपको बनता है एग्जाम में, तो यहाँ इस थ्योरी को आपने क्या किया, बहुत ध्यान से सुना, है ना। तो जब तक उद्देश्य क्लियर नहीं होता ना, आप किसी चीज़ को नहीं सीख सकते। अब यहाँ पे एक प्रयोग हुआ था जिसमें देखा गया था कि 25 वर्षों से एक व्यक्ति डेली जो है वही प्रार्थना को गा रहा था, है ना। 25 वर्षों से एक व्यक्ति लगभग 5000 बार उस प्रेयर को गा चुका था, है ना। लेकिन फिर भी वो बिना किसी के हेल्प के 5000 के बाद जब भी वो 5001वां बार जब वो प्रार्थना को गाया, तो फिर भी उसने, है ना, बिना किसी के मदद के, बिना किसी के हेल्प के वो नहीं गा पाया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक आप उद्देश्य क्लियर नहीं करेंगे बच्चों के सामने, तब तक वो उस चीज़ का वैल्यू नहीं समझेगा, और तब तक वो उसको जो है वो चीज़ उसको समझ नहीं आएगा, मतलब वो ध्यान नहीं देगा। ठीक, तो सबसे पहले शिक्षक को क्या चाहिए, जो भी पाठ आप पढ़ा रहे हो, है ना, जो भी लेसन्स आप पढ़ा रहे हैं, उस लेसन्स की जो है क्या करें आप, उद्देश्य को डिसाइड, मतलब उद्देश्य बता दे बच्चों को कि इसका क्या, है ना, उद्देश्य है ना। व्यवहारिक जीवन में भी बता दे कि कौन सा उद्देश्य होता है। ठीक, दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा है आपका पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कार एवं दंड भी क्या करता है, बच्चों को अभिप्रेरित करता है। कैसे करता है, जैसे जब आप बच्चों को क्या करते हैं, पुरस्कार, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पुरस्कार प्राप्त करने के लिए क्या होता है, काफ़ी मेहनत करते हैं,
है ना। तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, है ना, जो आपका प्रभाव का जो सिद्धांत था थॉर्नडाइक का, वहाँ से आप जोड़ सकते हैं कि जब बच्चों को क्या किया जाता है, किसी काम के लिए उसको पुरस्कार दिया जाता है तो बच्चे उस काम को करना चाहते हैं, लेकिन जब उसको क्या किया जाता है, उसको पुरस्कार की जगह पर उसको दंड दिया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, उस काम को नहीं करना चाहते हैं या उस काम से दूर भागना चाहते हैं। ठीक, नेक्स्ट की अगर बात करें प्रगति एवं परिणाम, प्रगति एवं परिणाम, प्रगति एवं परिणाम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बच्चे का जो रिजल्ट होता है ना, उसके जो प्रोग्रेस हैं, प्रोग्रेस एंड रिजल्ट, है ना, प्रोग्रेस एंड रिजल्ट, प्रोग्रेस एंड रिजल्ट, ये भी क्या करता है, बच्चों को अभिप्रेरित करने का काम करता है ना। जैसे ही बच्चों को क्या होता है, अब यहाँ पे कैसा परिणाम होना चाहिए, है ना, अगर आपने कोई परीक्षा लिए, है ना, और तुरंत उसका परिणाम आपने दे दिया तो बच्चों को तुरंत दिया गया परिणाम जो होता है ना, वो देर से दिए गए परिणाम से क्या होता है, अधिक प्रभावकारी होता है ना। मतलब जल्दी अगर आपने क्या कर दिया, या कहें कि तुरंत दिया गया जो परिणाम होता है, तुरंत दिया गया परिणाम क्या होता है, अधिक प्रभावकारी होता है, अधिक प्रभावकारी होता है ना, किससे, जो देर से दिया जाता है ना। जैसे आपको कोई एग्ज़ाम लेता है ना, जल्दी अगर एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर 1 साल 2 साल लगा देता है तो क्या हो जाता है, कम प्रभावकारी होता है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है ना। जैसे बच्चे अपने प्रगति को देख करके क्या करते हैं, है ना, जो भी बच्चों ने जैसे कोई एग्ज़ाम दिया और अपनी प्रगति देखी कि मेरा जो प्रोग्रेस है वो पहले से कितना बेहतर है ना, तो इस तरीके से बच्चों को क्या होता है, तुरंत उसमें सुधार करने का मौका मिलता है ना। तो बच्चों को जो है ये भी जो है क्या करता है, एक फैक्टर है अभिप्रेरित करने का बच्चों को, है ना। नेक्स्ट जो है आपका वो है प्रशंसा एवं निंदा, प्रशंसा एवं निंदा, प्रशंसा एवं निंदा, है ना। अब बच्चों को अगर आप प्रेज करते हैं, है ना, जब बच्चों को प्रशंसा की जाती है तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है बहुत क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं किसी चीज़ को, किसी विषय वस्तु को, जटिल समस्याओं को भी क्या करते हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर उनको क्रिटिक करेंगे, निंदा करेंगे उनको, तो क्या होंगे, वो सीख नहीं पाएंगे, वो अभिप्रेरित नहीं हो पाएंगे, है ना। तो कक्षा में कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ टीचर लड़कियों की निंदा करते हैं, है ना, कम मतलब उनको जो है प्रशंसा करते हैं, तो इस वजह से वो नहीं सीख पाते हैं, है ना। तो हमें प्रयास ऐसा करना चाहिए कि सभी बच्चों को जो है ना, प्रशंसा करें। आप ऐसे देखते होंगे क्लास में कुछ बच्चों को जिनका बहुत बार नाम लिया जाता है, प्रशंसा उनकी की जाती है, वो बच्चे जो है और सभी बच्चे के कंपैरिजन में जल्दी किसी चीज़ को क्या करते हैं, सीख लेते हैं, है ना, किसी भी चीज़ को आसानी से सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें प्रतियोगिता एवं सहयोगिता, प्रतियोगिता एवं सहयोगिता, सहयोगिता। अब ये कैसे, प्रतियोगिता एवं सहयोगिता। अब फ्रेंड्स अभिप्रेरणा में यहाँ पे देखिए प्रतियोगिता एवं सहयोगिता से भी बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित हो जाते हैं सीखने के लिए। अब प्रतियोगिता भी 2 तरीके का होता है, एक तो व्यक्तिगत प्रतियोगिता होता है ना, दूसरा आपका सामूहिक प्रतियोगिता होता है। यहाँ पे वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया कि व्यक्तिगत जो प्रतियोगिता होता है वो 34.7 लगभग 35% जो है मतलब ज़्यादा अच्छा होता है, और सामूहिक जो है उसका मात्र 15% का है ना, 15% क्या करता है, बच्चों को मोटिवेट करने में जो है मदद करता है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत प्रतियोगिता जो है ज़्यादा क्या होता है, बेहतर होता है। तो यहाँ पे प्रतियोगिता और सहयोगिता की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो मनोवैज्ञानिकों ने, है ना, प्रतियोगिता एवं सहयोगिता में सबसे बेहतर किसको बताया है, सहयोगिता को बताया है। क्यों, क्योंकि प्रतियोगिता में क्या होता है, जो बच्चे असफल हो जाते हैं, जो बच्चे असफल हो जाते हैं उनमें क्या हो जाता है, उनमें हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है, उनमें द्वेष आ जाता है, काफ़ी मानसिक जो है तनाव, सांवेगिक तनाव उनको झेलना पड़ता है ना। तो ये इसको जो है प्रतियोगिता को इन्होंने क्या कम वैल्यू दिया है। मतलब यहाँ पे लोग क्या करने लगते हैं, गला काट प्रतियोगिता, मतलब यहाँ पे बच्चे जो है एक दूसरे को पछाड़ने के लिए जो है ज़्यादा पढ़ते हैं या फिर ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं किसी काम के प्रति। लेकिन सहयोगिता में इस तरह की भावना नहीं होती। सहयोगिता में बच्चे के अंदर सहयोग की भावना होती है ना। प्रतियोगिता में क्या होता है,
यहाँ पे जो भी असफल बच्चे हो जाते हैं उनमें हीनता का भाव विकसित हो जाता है ना, उनमें विद्वेष का भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो ये आपने देखा शैक्षिक आशय, मतलब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को सबसे पहले कक्षा में जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसको आप क्या करें, उसका उद्देश्य क्लियर कर दें कि हाँ भाई इसका जो है इस टॉपिक का क्या उद्देश्य है ना, अपने वास्तविक जीवन में भी और जो आपका एग्जाम्स के दृष्टिकोण से कौन सा क्या उद्देश्य है। दूसरा, पुरस्कार एवं दंड, बीच बीच में क्या करना चाहिए, बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे प्रगति एवं परिणाम, प्रगति एवं परिणाम में, है ना, जैसे ही बच्चों को प्रोग्रेस अपना जब बच्चा अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट देखता है, अपने रिजल्ट देखता है, तो उसका जो ज्ञान होता है बच्चे के अंदर, है ना, परिणाम का जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, अधिक प्रभावकारी होता है ना। तुरंत दिया गया परिणाम जो है अधिक प्रभावकारी होता है किससे, देर से दिए गए परिणाम से। नेक्स्ट है प्रशंसा एवं निंदा, है ना, प्रशंसा एवं निंदा भी क्या होती है। और लास्ट में है प्रतियोगिता एवं सहयोगिता, है ना। ये सभी जो आपका है, इन सभी चीज़ को आप अगर फॉलो करें तो क्या हो सकते हैं, बच्चों को आप क्लास में क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पढ़ाना आसान है ना, पढ़ाना क्या है, आसान है क्लास में, लेकिन बच्चों को मोटिवेट कर करके पढ़ाना क्या होता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो आप मोटिवेट करने के लिए ये सारे काम क्या कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ नए लेकर के, है ना, जैसे कि आपका कुछ बच गया है ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो गया, तो सबसे पहले हम उसी को लेके आते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए बने रहें चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।